हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आइए फ्रेंड, आज अपन मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग किसके बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं उन विभागों के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी भारत के ऊपर चर्चा करता हूँ, उसके बाद अपन मध्य प्रदेश पे आएंगे। तो भारत की बात करते हैं फ्रेंड, तो भौतिक संरचना की दृष्टि से भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के पठार का भारत के पठार का उत्तरीय भाग मध्य प्रदेश में आता है। भारत के पठार का उत्तरीय भाग मध्य प्रदेश में आता है। किसके? भारत के पठार का जो उत्तरीय भाग है वो किस में आता है फ्रेंड? मध्य प्रदेश में आता है। पूर्व की ओर, जब पूर्व की ओर बात करते हैं तो भारत में पूर्व की ओर छोटा नागपुर का पठार है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार है। और गुजरात की पहाड़ियाँ है। कौन सी? गुजरात की पहाड़ी। पश्चिम सीमा पर अरावली की श्रेणी, पश्चिमी सीमा पर अरावली की श्रेणी और अरावली की श्रेणी की बात करते हैं फ्रेंड, तो सर्वाधिक इसका विस्तार राजस्थान जिले में पाया जाता है। अरावली श्रेणी की सर्वाधिक श्रेणी, जो सबसे प्राचीन श्रेणी भी मानी जाती है, भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी अरावली श्रेणी है। और अरावली श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान का उच्च प्रदेश में है। राजस्थान के उच्च प्रदेश में है। तो आइए फ्रेंड, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वही दक्षिण सीमा पर ताप्ती नदी घाटी तथा महाराष्ट्र का विस्तृत पठार है। क्या है? वहीं से दक्षिण सीमा पर ताप्ती नदी की घाटी तथा महाराष्ट्र का विस्तृत पठार है। जो अरावली से श्रेणी है ना फ्रेंड, वहाँ से क्या ताप्ती नदी की घाटी आती है, जो ताप्ती नदी काटती है वो वाली घाटी है। तो आइए अब हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग जानते हैं। जो प्राकृतिक विभाग यानी फ्रेंड मैं आपको बताया था कि प्राकृतिक यानी प्राचीन काल से जो पठार है या विभाग बोल रहे हैं उसे, तो जो श्रेणियाँ हैं प्राचीन काल से, पठार श्रेणी जो मानी जाती है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। वो मनुष्य द्वारा नहीं निर्मित की गई है। वो प्राचीन जो अपने पृथ्वी के हिसाब से बनी हुई है, प्राचीन काल गोंडवाना लैंड, उस हिसाब से जो भी बना है पृथ्वी के जो प्राकृतिक रूप से, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक विभाग बोलते हैं। तो प्राकृतिक विभाग के बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक विभाग मध्य प्रदेश में 7 विभाग हैं। कितने? मध्य प्रदेश में 7 विभाग है। कितने? प्राकृतिक विभाग मध्य प्रदेश में 7 विभाग है। और वो विभाग है, अपन एक एक क्रम से देख लेते हैं। तो पहला विभाग है मध्य भारत का पठार। कौन सा फ्रेंड? मध्य भारत का पठार। और ये मैं 7 क्रम के लिए लाइन खींच रहा हूँ फ्रेंड, आप देख लेना। पहला है मध्य भारत का पठार, दूसरा है मालवा का पठार। आप यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये मैं लिख के दे रहा हूँ फ्रेंड। मध्य भारत का पठार, दूसरा है मालवा का पठार। अब इसमें अपन बात करेंगे मध्य भारत का पठार कहाँ है, मालवा का पठार कहाँ है और रीवा पन्ना का पठार कौन से साइड में, वो अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं मालवा का पठार। उसके बाद में आता है रीवा पन्ना का पठार, तीसरा है रीवा पन्ना का पठार और चौथा है बुंदेलखंड का पठार और पांचवा है नर्मदा सोन का पठार। पांचवा कौन सा है फ्रेंड? नर्मदा सोन का पठार। और छठा है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का पठार, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का पठार। तो ये है अपना सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का पठार। और 7वां है बघेलखंड का पठार। कौन सा है? बघेलखंड का पठार। तो ये है 7 पठार आपके हो गए। और आगे अपन देखते हैं भौतिक संरचना की दृष्टि से। क्या है फ्रेंड? भौतिक संरचना की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश के 3 भौतिक प्रदेश हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में 3 भौतिक प्रदेश हैं। ये भौतिक संरचना के आधार पे है ना फ्रेंड, ये भौतिक की बात कर रहा है। जो वर्तमान वाली बात कर रहे हैं, जो आपने जो बनी बनाई है, आपने किस भाग में भौतिक में उसे डिवाइड करे हुए हैं, आप कितने भाग में उसे डिवाइड करके उसमें पठार को बताए गए हैं, ये बात कर रहा है। तो जो आपके 7 पठार है, जो 7 पठार है ना फ्रेंड, वो भौतिक विभाग के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करें। तो वो 3 भाग है फ्रेंड आपके मध्य
उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकाल सेरणी और पूर्वी पठार, ये 3 भौतिक प्रदेश यानी जो भौतिक विभाग है, भौतिक संरचना के आधार पर बनाया गया है मध्य प्रदेश को, और उसके अंतर्गत भौतिक मध्य प्रदेश के अंतर्गत फ्रेंड इसकी संरचना की दृष्टि से देखें, अपन भौतिक संरचना की दृष्टि से देखें तो इसे 3 भागों में विभाजित किया हुआ। अब 3 भागों में प्राकृतिक विभाग है, 3 भागों में जो भौतिक संरचना है उन 3 संरचना में प्राकृतिक विभाग है। अब वो कौन कौन से संरचना में कौन कौन से विभाग है वो जानेंगे अपन। तो आइए अपन वो देख लेते हैं। 3 जो भौतिक संरचना में 3 प्रकार की है भौतिक संरचना, वो है प्रदेश, उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकाल सेरणी और पूर्वी पठार, यानी मध्य उच्च प्रदेश और सतपुड़ा मेकाल सेरणी, और तीसरी है पूर्वी पठार। तो इनमें जो प्राकृतिक विभाग है वो इनमें समाये हुए हैं, ये तीनों में। तो तीनों पार्ट में उसे भौतिक संरचना पर बनाए गए हैं। ये व्यक्ति द्वारा भौतिक संरचना पर बनाया गया है। और प्राकृतिक विभाग है फ्रेंड, वो प्राकृतिक प्राचीन काल से चला आने वाली चीज़ें हैं जो प्राकृतिक द्वारा मिली है हमारे को, वो प्राकृतिक विभाग कहलाते हैं। समझ में आया फ्रेंड आपको क्या कहलाते हैं? जो प्राकृतिक यानी प्राचीन काल से जो भी प्राकृतिक रूप से हमें मिला है, जैसे आपको प्राकृतिक रूप से क्या क्या मिला है, हवा मिली है, ठीक है, जमीन मिली है, ये चीज़ें क्या है प्राकृतिक रूप से मिली हुई, उसे कोई व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं की गई है। तो वो चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश में 7 है, ये प्राकृतिक रूप से मिली हुई है। तो वो 7 चीज़ें हैं, ये 7 आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग कितने हैं, तो आपको ध्यान में आना चाहिए प्राकृतिक विभाग 7 है। और अगर आपसे पूछ ले भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कितनी संरचनाएं हैं, तो 3 संरचना की गई है। कौन सी? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकाल सेरणी और पूर्वी पठार। तो चलिए अपन आगे देखते हैं, इसके बाद में जो भी है इसके अंतर्गत आते हैं उसको अपन देख लेते हैं। तो आइए अपन आगे वाले यूनिट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, अपन यहाँ पे देखते हैं, अपन उसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं फ्रेंड। क्या कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है, मज़ा नहीं आएगा आपको। तो इसको अपन वाइट कलर में ले लेते हैं बोर्ड को। चलिए इसे वाइट कलर में कर लेते हैं और इसे कैंसिल करें। तो आइए भौतिक प्रदेश, क्या भौतिक प्रदेश के बारे में जानते हैं। अब संरचना, आपकी भौतिक संरचना की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख प्रदेश हैं। कितने? 3 प्रमुख प्रदेश हैं। और भौतिक प्रदेश देख लेते हैं कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। पहला है मध्य उच्च प्रदेश। अब मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से विभाग, जो प्राकृतिक विभाग रखे गए हैं, वो ध्यान रखेंगे। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड रखे गए हैं 5 विभाग रखे गए हैं, प्राकृतिक 5 विभाग रखे गए हैं। वो 5 प्राकृतिक विभाग कौन कौन से हैं ये देखते हैं अपन। तो आइए अपन पहला वाला जान लेते हैं कि यहाँ पे प्राचीन में कौन सा प्राकृतिक विभाग है। तो यहाँ पे है मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा है फ्रेंड? मध्य उच्च प्रदेश। तो ये मध्य उच्च प्रदेश है फ्रेंड, ये कौन सा विभाग है फ्रेंड आपका? मध्य उच्च प्रदेश में कौन कौन से विभाग है ये जानेंगे अपन। तो मध्य उच्च विभाग में आपके जो आएंगे फ्रेंड, ये आपके रहेंगे, उसे थोड़ा अपन बॉर्डर चेंज कर लेते हैं फ्रेंड, थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी नहीं आ रही है। चलिए, मध्य उच्च प्रदेश में आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, मैं बोल रहा हूँ मध्य उच्च प्रदेश में। मध्य उच्च प्रदेश में प्राकृतिक विभाग मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा है रीवा पन्ना का पठार और 5वां है नर्मदा सोन घाटी। ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। किसके? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। इसमें ये आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। आपको मैं समझा रहा हूँ, आप अच्छे से इसे समझ के लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, नर्मदा सोन घाटी है। ये
कितने 5 प्राकृतिक विभाग मध्य उच्च प्रदेश में आते हैं। भौतिक प्रदेश 3 भागों में बटा हुआ है। भौतिक प्रदेश 3 भागों में जो व्यक्ति द्वारा बटा हुआ। अब आइए अपन आगे देखते हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। दूसरे नंबर पे है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, और सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत जो प्राकृतिक विभाग है वो आते हैं फ्रेंड सतपुड़ा श्रेणी और मेकल श्रेणी। कौन कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी और मेकल श्रेणी आते हैं। ये 6ठे नंबर पे वाले जो प्राकृतिक विभाग था वो 6ठे नंबर वाला मेकल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप। यहाँ पे जो मेकल श्रेणी है ये थोड़ा सा आपको कलर में थोड़ा जम नहीं रहा है फ्रेंड, तो इसको देख लेना आप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में पूर्वी पठार। पूर्वी पठार बघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार में कौन सा आता है? बघेलखंड का पठार। अब बघेलखंड का पठार पूर्वी पठार में आता है। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं बघेलखंड का पठार पूर्वी पठार जो 7वें नंबर का था। अब अपन मैप के जरिए उसको समझेंगे कि बघेलखंड किस दिशा में है और कौन से साइड में पड़ता है, ये अपन मैप के जरिए समझेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं मैप के जरिए से समझने की कोशिश। तो आइए ये एक अपन मैप ले लिए और इस मैप को अपन देखते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो उत्तरीय भाग में है मध्य भारत का पठार, कौन सा है फ्रेंड? उत्तरीय भाग में है मध्य भारत का पठार। अब ये मध्य भारत का पठार है, इसका क्षेत्रफल, मध्य भारत का पठार का क्षेत्रफल देखते हैं फ्रेंड। तो इसका क्षेत्रफल है, पेन ले लेते हैं, इसका क्षेत्रफल है फ्रेंड ये यहाँ पे मैं लिख देता, इसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,896 वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,896 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 10 यानी 10.68%, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 10.770% है। ठीक है, उसके बाद में अपन थोड़ा इस साइड में आ जाते हैं, ये वाले हिस्से को, ये देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, ये तो यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा है, ये वाला पठार है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक बुंदेलखंड का पठार आता है। जो लाइन दिख रही है ना यहाँ से यहाँ तक की, ये बुंदेलखंड के पठार में आता है। अब ये बुंदेलखंड का पठार का क्षेत्रफल की बात करें तो 23,733 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 23,733 वर्ग किलोमीटर है। 23,000 है ना, 733 वर्ग किलोमीटर। ये फ्रेंड थोड़ा ध्यान रखें, 23,733 वर्ग किलोमीटर। और इसको प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 7.60 यानी 07.60 इसका क्षेत्रफल है, जो प्रतिशत की बात करें तो। अब आइए अपन आगे देखते हैं। इसके बाद में जो निचले भाग में आता है, तो निचले भाग में आता है फ्रेंड रीवा पन्ना का पठार। कौन सा आता है फ्रेंड? रीवा पन्ना का पठार। अब रीवा पन्ना का पठार ये रहा फ्रेंड, कौन सा? ये रहा रीवा पन्ना का पठार। अब रीवा पन्ना पठार का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो रीवा पन्ना के पठार की क्षेत्रफल की बात करें तो 31,955 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 31,955 वर्ग किलोमीटर है। मैं लिख देता फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ी सी जगह अपने को कम पड़ेगी पर लिख देते। कितना है? 31,955 किलोमीटर। 31,955 किलोमीटर वर्ग कर लेना है ना, वर्ग किलोमीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्ग किलोमीटर। 31,000 है ना, कितना? 31,955 वर्ग किलोमीटर है। किसका? रीवा पन्ना पठार का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में प्रतिशत की बात करते हैं फ्रेंड तो 10.37%। कितना? 37% है फ्रेंड, यहाँ पे 6 है।
ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि 7 भी लिखा हुआ है कई कोई बुक में 10.36%। तो ये चीज़ है, यानी इसे हिंदी में कहे तो 10.36% किसका, रीवापन्ना पठार का क्षेत्रफल प्रतिशत में देखें तो। आइए अभी अपन आगे देखते हैं बैगलखंड का पठार। अब बैगलखंड का पठार जो पड़ता है फ्रेंड आपका पूर्वी पठार में पड़ता है। किसमें, पूर्वी पठार में। आपको ध्यान में आ रहा है रीवापन्ना का पठार जो है मध्य उच्च प्रदेश में पड़ता है, और मध्य भारत का बुंदेलखंड का पठार मध्य उच्च प्रदेश में पड़ता है। ये भी आपको पता है, आपके स्लाइड पे दिख रहा है फ्रेंड स्पष्ट। आप ध्यान देना, थोड़ा मैप पे थोड़ा गौर करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड अपन यहाँ पे बुंदेलखंड की बात करते हैं। ये बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड का क्षेत्रफल है फ्रेंड, आपके बुंदेलखंड का क्षेत्रफल है 21,577 वर्ग किलोमीटर। 21,577। आपको यहाँ स्लाइड पे थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, आप मैं जो बोल रहा है वो ध्यान देखना। 21,577 वर्ग किलोमीटर किसका, बगलखंड का पठार। कौन सा, बगलखंड का पठार। और बगलखंड का पठार किस भौतिक प्रदेश में आता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए पूर्वीय पठार में आता है। कौन से, पूर्वीय पठार में आता है। तो भौतिक प्रदेश की बात करते हैं तो पूर्वीय पठार में आता है। या आपको पूछ ले कि बगलखंड का पठार किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो पूर्वीय पठार के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नीचे आ जाते हैं सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, यानी सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश जो आपके सतपुड़ा श्रेणी और मेकल श्रेणी है, ये आपके आते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं अपन। इसका क्षेत्रफल है फ्रेंड, इसका क्षेत्रफल है 34,000। कितना, 34,000। तो मैं यहाँ लिख देता आपको 34,000। कितना, यहाँ लिख के दे रहा हूँ 34,000। क्षेत्रफल किसका कितना है, 34,000। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसकी प्रतिशत की बात करते हैं। क्या फ्रेंड, प्रतिशत की बात करते हैं तो सतपुड़ा श्रेणी में क्षेत्रफल का प्रतिशत है 11%। कितना, 11%। और इसका अगर क्षेत्रफल, सीधा क्षेत्रफल पूछे तो 34,000 वर्ग किमी। कितना, 34,000 वर्ग किमी। ये मध्य प्रदेश का सतपुड़ा श्रेणी का क्षेत्रफल है। तो आइए अब सतपुड़ा श्रेणी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है फ्रेंड धूपगढ़ की चोटी। क्या आती है फ्रेंड, धूपगढ़ की चोटी आती है, जो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत है। कहाँ है, धूपगढ़ की चोटी। आपको ध्यान होगा कभी आप सतपुड़ा श्रेणी के बारे में बात करें तो जो धूपगढ़ की चोटी है वो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर माना जाता है। किसका, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ की चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। तो आइए, ये महादेव पहाड़ी की श्रेणी पर स्थित है। इसकी लंबाई है धूपगढ़ की चोटी की, तो इसकी जो ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। वर्ग मीटर नहीं है ना फ्रेंड। जब भी कई ऊंचाई को नापा जाता है तो उसे किस में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है। आया समझ में फ्रेंड। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और नहीं आ रहा होगा तो वो आपकी गलती, आपको समझ में आना चाहिए। तो आगे देखते हैं फ्रेंड धूपगढ़ के बारे में। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी बोले तो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी बोले तो धूपगढ़ की चोटी है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, और जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी, 1350 मीटर। तो आइए इसके बारे में आप जान लिए और आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में, है ना फ्रेंड। अभी अपन क्या है कि थोड़े ऊपर वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे इसको विस्तार से। अपन अगले वीडियो में उसे विस्तार से पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए इसमें एक चीज़ और है फ्रेंड, आप यहाँ पे धूपगढ़, ये मेकाल जो सतपुड़ा की श्रेणी है, सतपुड़ा की श्रेणी में कागज उद्योग, जो कागज का उद्योग होता है
वो नेपानगर ब्रहानपुर में फैक्ट्री है। किसका? अखबारी कागज़ की फैक्ट्री नेपानगर ब्रहानपुर में स्थित है। और दूसरी बात वहाँ पे है फ्रेंड, बैतूल तथा छिंदवाड़ा सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र है। किसके? सूती वस्त्रों के लिए उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। कौन कौन? बैतूल, छिंदवाड़ा। ठीक है फ्रेंड, आप इतना ही जानेंगे। आगे अपन पढ़ेंगे तो उसे विस्तार से समझेंगे, आपके एक एक टॉपिक को लेकर समझेंगे। आइए इसके बाद में अपन देखते हैं नर्मदा घाटी। ठीक है फ्रेंड, कौन सी? नर्मदा घाटी। अब नर्मदा घाटी का क्षेत्रफल देखें तो नर्मदा घाटी का क्षेत्रफल है, जो लंबाई में अपन नाप लेते हैं इसका क्षेत्रफल, लंबाई या क्षेत्रफल इसका जो फैला हुआ है वो है आपका 8,600 वर्ग किलोमीटर, नहीं सर फ्रेंड, 86,000 है, 86,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर। किसका? नर्मदा सोन घाटी का। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर। 86,000 वर्ग किलोमीटर, उसे प्रतिशत में देखें तो 26%। कितना? 26%। तो आइए अपन उसके बाद इधर चलते हैं मालवा का पठार। अब आ जाइए आप, मालवा के पठार को विस्तार से समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद में फ्रेंड मैं आपको अगले वीडियो में जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। आप अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, आप लाइक करो या ना करो। ठीक, तो अपन आगे चलते हैं मालवा का पठार। अब मालवा के पठार की बात करते हैं तो मालवा का पठार का क्षेत्रफल है फ्रेंड, मालवा का पठार का क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर। कितना? 88,222 वर्ग किलोमीटर। 88,222 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है फ्रेंड? मालवा का पठार। मालवा का पठार का क्षेत्रफल है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो भौतिक प्रदेश के किसके अंतर्गत आते हैं? तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि मालवा पठार किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो चलिए अपन आगे देखते हैं फ्रेंड। इसके बाद अपन देखते हैं कि मालवा के पठार में क्या क्या चीज़ अच्छी खासी है। तो यहाँ पे मालवा के पठार की बात करते हैं फ्रेंड, तो मालवा के पठार में सर्वोच्च चोटी सिगार है। मालवा की पठार की सर्वोच्च चोटी सिगार है, और यह दक्कन ट्रैम्प के बेसाल्ट चट्टानों के संरक्षण से निर्मित है। किससे फ्रेंड? दक्कन पठार जो है, यह पठार दक्कन ट्रैम्प के बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है, और बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन के कारण संपूर्ण भारत में काली मिट्टी के साथ साथ लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। मालवा का पठार में फ्रेंड काली मिट्टी जरूर है, पर काली मिट्टी के साथ साथ लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। अब इसमें बात करते हैं फ्रेंड, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी महू के दक्षिण में स्थित है, जो इंदौर जिले के महू तहसील के दक्षिण में स्थित है, और वह चोटी है सिगार की चोटी है। कौन सी? सिगार की चोटी है, और इसकी कुल ऊंचाई है फ्रेंड 881 मीटर है। कितनी? 881 मीटर है। एक बार और दोहरा देता फ्रेंड मैं, आपको ध्यान रहना चाहिए कि इस पठार की, किस पठार की? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो महू के दक्षिण में स्थित है। इंदौर जिले के महू के दक्षिण में स्थित है, सिगार की चोटी है, और जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर है। इसके अलावा इसमें दो और चोटियां हैं, वो जान लेते हैं। जानापाव की चोटी 854 मीटर, और धजजीरी की चोटी जिसकी ऊंचाई है फ्रेंड 810 मीटर। ये 3 चोटियां हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए, ये 3 चोटियां हैं।
अब इसमें अगर अपन थोड़ी सी बात और कर लेते हैं मालवा के पठार की, तो मालवा इस पठार में वर्षा का कारण अब सागरीय दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी भाग में औसत वर्षा 62.5% और 75 सेंटीमीटर तथा पूर्वी भाग में औसत वर्षा 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक होती है। आप ये ध्यान रखेंगे और आज के वीडियो में अपन इतना ही जानेंगे और अगले वीडियो में फ्रेंड अपन देखेंगे इसके मालवा के पठार का विस्तार, मालवा के पठार में क्या क्या चीज़ पकती है और मालवा के पठार के अंतर्गत कौन कौन से औद्योगिक केंद्र है, ये अपन अगले वीडियो में जानेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो फ्रेंड लाइक कर देना, और नहीं अच्छे लगते हैं तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब करो या लाइक करो, आपकी मर्ज़ी। ये आपका मोबाइल है और आपकी मर्ज़ी से आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी आपकी मर्ज़ी से कर सकते हैं, उससे हमें कोई खेद नहीं फ्रेंड। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज के वीडियो में आज अपन इतना ही पठार के बारे में जाने हैं, और इसके बाद फ्रेंड मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा और आप उसे कोशिश करना आंसर देने में। कमेंट बॉक्स में जितने भी आप आंसर देंगे पता चलेगा कि आप कितने तैयारी कर रहे हैं। आइए फ्रेंड, आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड, जय भारत, जय जोहार।